डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है, कमेंट में बताइएगा। आज हम इतिहास का एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे, एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे जो और इतने बढ़िया तरीक़ों से बताएंगे कि आज ही से आप लोगों को इतिहास से प्यार हो जाएगा। आज बात करेंगे हम लोग द ग्रेट अलेक्जेंडर की बात हम करेंगे, यानी कि सिकंदर। तो परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि सिकंदर का वास्तविक नाम क्या है। सिकंदर का वास्तविक नाम, यह सवाल ऐसे आएगा कि द ग्रेट अलेक्जेंडर का वास्तविक नाम क्या है, और आपके पास ऑप्शन रहेगा सिकंदर प्रथम, सिकंदर द्वितीय, सिकंदर तृतीय, सिकंदर चतुर्थ। तो ध्यान रखिएगा कि द ग्रेट अलेक्जेंडर जो है वो सिकंदर तृतीय है, यानी सिकंदर थर्ड है। ठीक इसी तरह एक व्यक्तित्व और भी है जो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। तो इसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान भी जो है वो पृथ्वीराज तृतीय है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सिकंदर के बारे में हम लोग बात करते हैं। सिकंदर जाते जाते दुनिया को 3 चीज़ें बता गया जो दिलों को छू जाता है। अब बने रहिए, वो 3 चीज़ कौन कौन है वो हम अंत में, वीडियो के अंत में बताएंगे। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। तो हम बात करते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर यानी सिकंदर थर्ड के बारे में बात करते हैं। तो सिकंदर तृतीय, इसका जन्म जो हुआ था 356 बीसी में हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। जिस जगह पे हुआ था उस जगह का नाम था मेसिडोनिया, उसे मकदूनिया भी कहा जाता। मेसिडोनिया या मकदूनिया, या आप लोग यूँ समझ लीजिए यूनान, आप लोग यूनान समझ लीजिए। तो सिकंदर के पिता का नाम फिलिप सेकेंड था, फिलिप द्वितीय था। वो 359 बीसी में गद्दी पे बैठा था। 359 बीसी में गद्दी पे बैठा, यानी कि सिकंदर के जन्म से 3 साल पहले वह गद्दी पे बैठा था। तो अब बात क्या होगा कि सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था, कहीं कहीं बाउकेफला भी मिलता है। तो सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। तो जब अरस्तु पढ़ाते थे सिकंदर को, तो सिकंदर अरस्तु को देखकर भाग जाया करता था। तो अरस्तु कहते हैं कि जब हम आते हैं तो ये लड़का भाग क्यों जाता है। तो एक दिन अरस्तु सिकंदर को पकड़े और पूछते हैं कि जब हम आते हैं तो तुम भाग क्यों जाता है। तो सिकंदर कहता है कि आप जो है हमको अपने जैसा बनाना चाहते हैं, और हम आपके जैसा नहीं बनना चाहते हैं। हम तो विश्व विजेता बनना चाहते हैं। आप हमें आदर्शवादी, आप हमें जो है वो शांत विचार के व्यक्ति बनाना चाहते हैं, और हम शांत विचार के व्यक्ति बनने को नहीं चाहते हैं। इसलिए हम भाग जाते हैं कि आप मेरे गुरु हैं, ठीक है, लेकिन मेरे आदर्श आप नहीं है। मेरे आदर्श हरक्यूलिस और साइरस है। तो सवाल आता है कि सिकंदर का आदर्श, सिकंदर किसको मानता था? हरक्यूलिस और साइरस को मानता था। ये साइरस एक ऐसा व्यक्ति है जो भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। साइरस एक ईरानी व्यक्ति है जो भारत पे आक्रमण किया था, यानी कि भारत पे आक्रमण करने वाला पहला ईरानी था और साइरस था। लेकिन साइरस जो है वो सफल नहीं हुआ। साइरस का भारत पर आक्रमण सफल नहीं
हो पाया। लेकिन भारत पर अगर सफल आक्रमण की बात पूछता है तो भारत पर पहला सफल आक्रमण करने वाला डेरियस प्रथम था। डेरियस प्रथम का ही अन्य नाम दारा प्रथम है या दारा बहु है। ध्यान रखिएगा इस बात को। जब सिकंदर के पिता की मृत्यु हो जाती है 335 बीसी में, तो सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठता है। सिकंदर 20 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठता है। जैसे ही वह 2 वर्ष गद्दी पे बैठता है, वो अपनी एक विशाल सी सेना बना लेता है, बहुत विशाल सा सेना बना लेता है, जिसमें उस सेना में 3000 पैदल सैनिक और 5000 घुड़सवार सैनिक शामिल होता है। सिकंदर की सेना में हाथी नहीं था, ध्यान रखिएगा। 30,000 पैदल सैनिक था और 5000 घुड़सवार था। तो सिकंदर जो है अपनी सेना को 2 भागों में बांट रखा था। सिकंदर अपनी सेना को 2 भागों में बांट रखा था। एक था जल सेना और दूसरा था थल सेना। तो जल सेना का जो सेनापति था या जो नेतृत्व करता था वो निर्याकस था, और थल सेना का जो नेतृत्व करता था वो सेल्यूकस निकेटर था। तो ध्यान रखिएगा, सिकंदर अपने सैनिकों को 2 भागों में बांट दिया था, एक जल सेना और एक थल सेना। तो जल सेना का निर्याकस था नेतृत्व करता, और थल सेना का सेल्यूकस निकेटर था। तो सेल्यूकस निकेटर के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये वही सेल्यूकस निकेटर है जो 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को हराता है। और जब सेल्यूकस निकेटर हार जाता है तो अपनी बेटी हेलेना से अपनी बेटी हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य को शादी करवा देता है। तो शादी करवा देता है तो यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज दिया जाता है। और दहेज शब्द पहली बार यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, दहेज शब्द का। ध्यान रखिएगा इस बात को कि सेल्यूकस निकेटर द्वारा दहेज शब्द का पहली बार प्रयोग करता है। तो सेल्यूकस निकेटर को दहेज के रूप में 4 नगर देता है। सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में 4 नगर देता है। एरिया, जिसको हेरात कहते हैं, आराकोसिया, जिसको कांधार कहते हैं, जेट्रोसिया, जिसे बलूचिस्तान कहते हैं, और पेरीपनेसदाय, जिसे काबुल कहते हैं। तो जैसे ही ये 4 जगहों को देता है तो सेल्यूकस निकेटर ये 4 जगह जब चंद्रगुप्त मौर्य को देता है तो चंद्रगुप्त मौर्य सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मेरा इतिहास गड़बड़ा दे, कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरा इतिहास गड़बड़ा दे, हम भी इसे कुछ न कुछ दे देते हैं। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 500 हाथी दे देते हैं, नहीं, ताकि मेरा इतिहास नहीं गड़बड़ाए। तो सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 500 हाथी दान में दे दिया था। तो अब सिकंदर का सपना क्या था, सिकंदर का सपना क्या था, उस चीज को हम लोग जानते हैं। सिकंदर के सपना था कि सबसे पहले हम आदर्शवादी राज्यों को जीतने का उसके पास सपना था। सोच रहा था कि जैसे ही अगर हम इसको हरा देंगे, जैसे कि जो भी मेरा आदर्श है, जैसे हरक्यूलिस है, हरक्यूलिस को हरा देते हैं या साइरस को हरा देते हैं, तो गुरु को ही हरा देंगे तो हम उससे भी बड़ा गुरु हो जाएंगे। तो सिकंदर का सपना सबसे पहला था कि आदर्शवादी राज्यों को हराना और आदर्शवादी राज्यों को जीत लेना। तो ऐसा ही करता है। तो ईरान के सबसे पहला आक्रमण जो है सिकंदर के द्वारा जो है ईरान को जीतते हुए, जो ईरान की राजधानी पार्सिपोलस था, जो आज ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, तब ईरान की राजधानी पार्सिपोलस हुआ करता था। ईरान को जीतते हुए एशिया माइनर पर कब्जा करता है। देखो, पहले ईरान को जीतता है, फिर एशिया माइनर पे कब्जा करता है, और
फिर सीरिया को डराते हुए मिस्र पर कब्जा करते हुए भारत की ओर बढ़ता है। यानी सबसे पहला क्या करता है कि ईरान पे आक्रमण करता है, फिर एशिया माइनर पे आक्रमण करता है, फिर सीरिया पे आक्रमण करता है और फिर मिस्र को कब्जा में लेता है और वहां से भारत की ओर बढ़ना शुरू करता है। तो सिकंदर जो है ईरान में 334 बीसी से 330 बीसी तक वहीं रुकता है। 334 बीसी से 330 बीसी तक ईरान में ही रुकता है और उस समय ईरान का जो शासक या ईरान का जो राजा था डेरियस थर्ड था। ध्यान रखिए, ये डेरियस थर्ड है, डेरियस प्रथम नहीं। डेरियस प्रथम भारत पर पहली बार सफल आक्रमण किया था, ये डेरियस थर्ड है। तो अब यहाँ पे डेरियस थर्ड से युद्ध होगा, ईरान का युद्ध। अगर परीक्षा में अगर ईरान का युद्ध नहीं आएगा तो आएगा अर्बेला का युद्ध। तो ध्यान रखिएगा कि अर्बेला या ईरान का युद्ध जो है वो सिकंदर और डेरियस के बीच लड़ा गया। और पता है कि आप लोगों को हार किसकी हुई होगी, तो यहाँ डेरियस थर्ड की हार हो गई और सिकंदर जीत गया। और इसी युद्ध में जो है डेरियस थर्ड क्या है मारा जाता है। तो अब यहाँ सिकंदर जीत लिया। तो सिकंदर जब जीतता है, तो जब सिकंदर पार्सिपोलस को जीतता है, यानी ईरान की राजधानी पार्सिपोलस को जीतता है, तो सिकंदर सोचता है कि हम कुछ समय यहीं पे आराम करेंगे, या वहीं पे आराम करने लगा। तो आराम करते हुए सिकंदर जो है पार्सिपोलस में एक नगर बसाया जो अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस नगर था। और ध्यान होगा कि आप लोगों को हम पीछे बताए हैं कि यही वह अराकोसियंस है जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर दहेज में दिया था। तो अलेक्जेंड्रिया ऑफ अराकोसियंस नगर की स्थापना सिकंदर के द्वारा पार्सिपोलस में किया गया था। अब क्या होगा कि जब सिकंदर वहां पे रुकेगा तो उसे कुछ नगर दिखाई देगा, जैसे पूर्व में बैक्टीरिया और पश्चिम में अफगान को देखेगा। तो सोचेगा कि जब यहाँ रुके हुए हैं तो क्यों ना हम इसको भी जीत लेते हैं और लगे हाथ जीत लेते हैं, फिर इसके बाद यहाँ से फिर आगे जाएंगे। तब क्या करता है कि बैक्टीरिया और अफगान को जीत लेता है। तो जब जैसे ही बैक्टीरिया और अफगान को सिकंदर जीतता है तो सिकंदर को कुछ इतिहासकारों ने ईरान का महान सम्राट घोषित कर देता है। तो अब सवाल आपसे आएगा कि ईरान का महान सम्राट सिकंदर को कब घोषित किया गया? तो बैक्टीरिया और अफगान को जीतने के बाद इतिहासकार के द्वारा सिकंदर को ईरान का महान सम्राट घोषित कर दिया। अब सिकंदर यहाँ से खैबर दर्रा होते हुए भारत में प्रवेश करेगा। तो इसके आगे की बात जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।